Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about fertilization in detail. So what is fertilization? So fertilization, the process by which male and female gametes, that is sperm and ovum, fuse, that is connect with each other and that occur in the ampullary region of the uterine tube. So यहाँ पे fertilization में which part of cells are used means here is sperm and ovum and the site is ampullary region of the uterine tube or fallopian tube. So only 1% of sperm deposited in the vagina enter the cervix, where they may survive for many hours. So क्या होता है जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स जितने अमाउंट का जो स्पर्म इंजेक्ट होता है या डिपोजिट होता है वेजाइना में उसमें से सिर्फ 1% ही सर्विक्स में एंटर होता है जहां पे वो कुछ घंटों तक सरवाइव कर सकता है. So movement of sperm from cervix to oviduct is accomplished primarily by their propulsion and by the movement of fluid created by the uterine cilia. So cervix में डिपोजिट cervix में एंटर होने के बाद जो स्पर्म रहते हैं वो फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, दैट इज एम्पुलरी रीजन, और वहां तक उसकी जो मूवमेंट है वो उसका जो प्रोपल्जन है, जो फ्लूइड है या उसकी जो ऑर्गेनिक मूवमेंट है जैसे कि सर्विक्स या यूटेरस, उससे भी प्रमोट होती है. वहां पे जो सीलियास होते हैं उससे भी प्रमोट होता है एंड एज वेल एज फ्लूइड जो सेक्रेट होता है सीलिया में से उससे भी वो प्रमोट होता है. सो कंबाइंड इफेक्ट के साथ साथ ये जो स्पर्म है वो एम्पुलरी एंड तक पहुंचता है. देन the trip from the cervix to oviduct requires at least 2 to 7 hours. So इसमें कितना कितना टाइम लगता है from cervix to oviduct और ampullary end? Around 2 to 7 hour का टाइम जो है वो लगता है. After reaching the isthmus, sperm becomes less motile and ceases their migration. So before ampulla जब वो isthmus तक पहुंचता है, the starting point of fallopian tube, वहां तक पहुंचने के बाद मोटिलिटी कम हो जाती है, स्पर्म जो है वो सीज हो जाता है, मतलब वो वहां पे रुक जाता है और उसका माइग्रेशन आगे फिर एम्पुलरी एंड तक नहीं होता है. वो फिर कब कंटिन्यू होता है? At ovulation, sperm again become motile and perhaps because of chemoattractants produced by the cumulus cells surrounding the egg. So ovulation के टाइम पे जो ओवम रिलीज होता है उस ओवम के आसपास जो क्यूमुलस सेल्स रहते हैं उसमें से कीमो एट्रैक्टेंट्स रिलीज होते हैं और ये कीमो एट्रैक्टेंट्स क्या करते हैं? स्पर्म जो रहता है जो इस्थमस के पास रुक गया है या उसका जो मोशन है वो स्लो हो गया है उसे फिर से मोटाइल बनाता है, फिर से उसकी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू कराता है एंड देन इट स्विम टू एम्पुला एंड वेयर जहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली होता है. सो इस तरीके से कॉपुलेशन से लेके एम्पुलरी एंड तक स्पर्म की जो मूवमेंट है वो होती है एंड देन वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. और इस मूवमेंट में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म जो है वो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, उसमें से सिर्फ 1% सर्विक्स में एंटर होते हैं और वहां से स्पर्म की खुद की अपनी मूवमेंट होती है और साथ साथ जो सीलिया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यूटेरस एज वेल एज सर्विक्स में, वो सीलिया में से कुछ फ्लूइड सेक्रेट होता है, उसकी वजह से वो फर्दर मूव होता है और फिर वो आगे चल के इस्थमस के पास थोड़ा स्लो हो जाता है या रुक जाता है. फिर फर्दर एम्पुला तक वो कैसे पहुंचता है? जब ओव्यूलेशन होता है, जो ओवम रहता है उसके आसपास जो क्यूमुलस सेल्स है उसमें से कीमो एट्रैक्टेंट सेक्रेट होते हैं और स्पर्म को आगे फर्दर मोटाइल करते हैं अप टू द लेवल ऑफ एम्पुला एंड देन वहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो अकम्प्लिश होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्या होता है फर्टिलाइजेशन में. सो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो स्पर्मेटोजुआ रहता है, जो स्पर्म होता है, दैट अंडरगोज कैपेसिटेशन एंड द एक्रोसोम रिएक्शन. सो ये दो प्रोसेस जो है वो स्पर्म में देखने को मिलती है, कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन. सो व्हाट इज कैपेसिटेशन?
So capacitation, it is a period of conditioning in female reproductive tract. और उसमें जो टाइम लगता है कैपेसिटेशन में, दैट इज 7 आवर टाइम. एंड यूजुअली ये जो प्रोसेस है कैपेसिटेशन की, वो यूटेराइन ट्यूब में होती है. उसमें क्या होता है? It entails epithelial interaction between sperm and the tube's mucosal surface. So ट्यूब की जो म्यूकोजल सरफेस होती है और जो स्पर्म होता है, उनके बीच में एपिथेलियल इंटरेक्शन होता है. During this time, a glycoprotein coat and seminal plasma protein are removed from the plasma membrane that overlays the acrosomal region of the spermatozoa. So जो spermatozoa का जो हेड पोर्शन है, जहाँ पे एक्रोसोमल रीजन है, उसके आसपास जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, सेमाइनल प्लाज्मा प्रोटीन है, वो रिमूव हो जाते हैं ताकि वो नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए प्रिपेयर हो सके, वो पेनिट्रेशन के लिए प्रिपेयर हो सके. सो ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म can pass through the corona cells and undergoes acrosome reaction. So ओवम जो रहता है वो कोरोना रेडिएटा लेयर से कवर्ड होता है, जो कंपैरेटिवली हार्ड होता है. तो जो स्पर्म में कैपेसिटेशन होता है वो ही वहां पे कोरोना रेडिएटा या कोरोना सेल्स को पेनिट्रेट कर सकता है और फर्दर एक्रोसोम रिएक्शन में वो कंटिन्यू कर सकता है. जो स्पर्म्स कैपेसिटेट नहीं होते हैं वो फेल हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं. Now, after capacitation, next is acrosome reaction. So कुछ अमाउंट ऑफ जितने भी 1% स्पर्म्स है, उसमें से जितने स्पर्म का कैपेसिटेशन हुआ है उतने जो है वो एक्रोसोम रिएक्शन में एंटर होते हैं. उसमें क्या होता है? दिस अकर्स आफ्टर बाइंडिंग टू जोना पेल्यूसिडा. सो कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है वो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा. सो यहाँ पे वो बाइंड हो जाते हैं. देन ये कैसे बाइंड होते हैं? थ्रू जोना प्रोटीन. सो विद द हेल्प ऑफ जोना प्रोटीन्स ये जो बाइंडिंग बिटवीन स्पर्म एंड जोना पेल्यूसिडा की जो प्रोसेस है वो अकम्प्लिश होती है. एंड दिस रिएक्शन कल्मिनेट्स इन रिलीजिंग एंजाइम नीड्स टू पेनेट्रेट द जोना पेल्यूसिडा इंक्लूडिंग एक्रोसिन एंड ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस. सो आफ्टर कनेक्टिंग विथ जोना पेल्यूसिडा, ये जो एक्रोमाइज्ड ये जो स्पर्म हेड होते हैं वहां से कुछ केमिकल्स या कुछ एंजाइम सेक्रीट होते हैं जो फर्दर उसको जोना पेल्यूसिडा में एंटर होने देते हैं. एंड देन ग्रेजुअली फिर वो सेल में एंटर हो जाते हैं. तो जनरली बाद में आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है. और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो 3 फेज में कवर की है या 3 फेज में डिवाइड होती है. Phase 1 involves penetration of corona radiata. This actually you can see here. This is a layer of corona radiata. The penetration of this layer is called phase 1. Phase 2 involves penetration of zona pellucida, and phase 3 involves fusion of oocyte and sperm cell membranes. So regarding these phases, in detail we will understand in our next video. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.